नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके पेपर में 98% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिसमें ये जो क्वेश्चन है ये है योर लॉ और योर राइट, जो आपकी बुक है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनसीवैप का 21 तारीख को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन सीधे पूछता है और कई बार होता है कि आपसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन आपका ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। उसमें क्वेश्चन था कि विधि के शासन की अवधारणा तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि विधि का शासन क्या है, भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना की विवेचना कीजिए। यानी कि इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि विधि का शासन क्या है, और वही कि विधि के शासन की अवधारणा क्या है। दोनों में सेम है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो आपराधिक न्याय व्यवस्था होती है उसके बारे में बताना है। पहले में ये पूछा गया है, सेकंड में उसको घुमा के पूछा गया है कि जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसकी प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा है, और उसकी संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको पेपर में लिखना कैसे, जैसे कि आपको पहले से ही बता रखा है कि आपको अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है, आपके भूमिका में और जो बॉडी है, और तीसरा कंक्लूजन। तो भूमिका कैसे लिखनी है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए हमें विधि की आवश्यकता होती है। विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। कानून की आवश्यकता होती है। बिना कानून या बिना विधि के किसी भी देश को हम सही ढंग से मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से हम नहीं चला सकते। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी देश में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं होगी, कोई विधि ही नहीं होगी, कोई लॉ नहीं होगा, तो इसमें ऐसे में लोग क्या करेंगे, सब अपनी मनमानी करेंगे। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई किसी के हाथ से चोरी कर लेगा, कोई किसी के यहाँ पे कुछ कर लेगा, कोई किसी की हत्या कर देगा। कोई उसके ऊपर अगर लॉ नहीं बना होगा तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, जिससे हमारा देश सही से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो भूमिका में आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। यहाँ पे मैंने मेनली 2 या 3 लाइन लिखी है, आप अपने अकॉर्डिंग 5 से 6 लाइन लिख देना। उसके बाद विधि शासन। विधि शासन या विधि का शासन एक ही चीज़ है। विधि का मतलब होता है कानून, कानून का शासन, जो भी कानून नियम है वो। ठीक है, अब देखिए, विधि शासन अगर आपसे पूछा गया कि विधि का शासन क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है कि कानून आपको आंसर में कैसे लिखना है कि कानून सर्वोपरि है, यानी कि विधि सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, उस कानून को नहीं मानेगा, उस विधि को नहीं मानेगा, तो इसके लिए उसे दंडित भी किया जा सकता है। जैसे कि एक कानून है, ये लिखा गया है कि चोरी करना मना है, बट फिर भी अगर आप लोग चोरी कर रहे हो या कोई भी चोरी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति से लेकर निर्धन से निर्धन व्यक्ति विधि के अधीन है। इसका मतलब ये है कि अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, चाहे कोई राष्ट्रपति हो चाहे आम जनता हो, कोई भी हो, सभी के लिए विधि यानी सभी के लिए कानून सेम है, सभी कानून के अंडर में आता है। ये नहीं कि कोई कानून से बड़ा है, सबसे बड़ा कानून है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। सभी नागरिक के लिए कानून व्यवस्था समान है। शासन व्यवस्था का आधार विधि का शासन होता है। इस प्रकार शासक और राज्य दोनों ही विधि के अधीन है। यानी कि कोई भी देश है, देश बोले हम, वो भी किसके अधीन है, विधि के अधीन है। और कोई शासक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे देश को कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री चला रहा है। किसको चला रहा है, देश को चला रहे हैं। ठीक है, देश को चला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी विधि के अधीन है। ये नहीं कि कानून से बढ़कर अपने आप कुछ भी करेंगे, नहीं, वो भी कोई भी काम करेंगे तो कानून को, अपने लॉ को देखते हुए करेंगे। देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश भी कानून से बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कानून है। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि शासक और देश दोनों ही विधि के अधीन है, अर्थात विधि ही सर्वोपरि तथा सर्वव्यापी है। इस टाइप से देखिए,
एक थिंकर थी, पॉलिटिकल थिंकर, जिन्होंने कहा है, डाइसी नाम है, उन्होंने कहा है कि डाइसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 अर्थ बताए हैं। विधि का शासन क्या होता है, तो उन्होंने उनके 3 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है कि विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना है। सेकंड, उन्होंने बोला है कि विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दंड मिलेगा तो वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। विदाउट कानून के उल्लंघन किए बिना उसे कोई दंड नहीं मिल सकता। तीसरी बात उन्होंने जो कही है वो है, विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि संविधान की व्याख्या संविधान की व्याख्या का मतलब होता है कि किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय ही अंतिम निर्णय व सर्वमान्य निर्णय होगा। यदि कोई भी व्यक्ति कोई गलती करता है या कोई भी जुर्म करता है, कोई अपराध करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसे सज़ा सुना देगा, उसे सज़ा न्यायाधीश सुनाएगा और न्यायाधीश का ही जो है न्यायालय है उनका ही फैसला अंतिम फैसला होगा। तो ये तो आपका जो पहला क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया था उसका आंसर है। दूसरा आपसे पूछा गया है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था क्या है, उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसका जो पूछा गया था प्रकृति वो बतानी है। तो देखिए, आपराधिक न्याय व्यवस्था सरकार की वह व्यवस्था है जो कानून को लागू कराने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक मामलों को सुधारने हेतु कार्य करती है। यानी कि सरकार की वह व्यवस्था जो कानून को लागू करती है, आपराधिक मामलों पर निर्णय देती है अपना, और आपराधिक मामलों को सुधारने हेतु कार्य करती है। कई जगह पे क्या है ना कि मैंने मतलब मात्राओं में मिस्टेक कर रखी है, तो उस पर मत जाना, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। मतलब जैसे कि आपराधिक है तो मैंने कहीं छोटी ई लगा दी होगी, कहीं बड़ी ई लगा दी होगी, कहीं बड़ा आ होगा तो कहीं छोटा आ होगा। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मत जाना, आप अपने अकॉर्डिंगली जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ लिख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पूछा जाए या आपसे कार्य पूछा जाए, सेम चीज़ है, या प्रकृति पूछा जाए तो भी आप ये लिख सकते हो, यही इसकी प्रकृति भी है। पहला है आपराधिक घटनाओं को रोकना, दूसरा है अपराधियों और दोषियों को दंड देना, तीसरा है अपराधियों को पुनर्वास, यानी कि उनको ऐसा करना कि वो दोबारा वो गलती ना करें, चौथा है पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा दिलवाना, यानी कि जो अपराध किया गया है जिसके द्वारा और जिसके विरुद्ध में किया गया है। मान लीजिए कि एक चोर है तो उसने क्या करा, चोरी कर ली, चोरी कर ली, तो इनको तो सज़ा मिलेगी, बट जिसकी चोरी करी है अगर सरकार उसका मुआवजा दे सकती है तो उसको मुआवजा दिलवाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। उसके बाद समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इनकी है। 6th पॉइंट है अपराधियों को भविष्य में कोई भी आपराधिक कार्य करने से रोकना। जैसे कि पुलिस वालों को या जो भी लोग हैं उन्हें पता है कि ये अपराधी है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ऐसा बोला जाएगा कि आप आगे से ये चीज़ मत करना। या अगर किसी को जेल में डाला जाता है तो क्यों डाला जाता है, रीज़न यही होता है ना कि अगर आप 2 साल आप यहाँ पे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आप उस बंद कमरे में रहो, आप बाहर निकल के आप वो चीज़ कभी नहीं करोगे जिसके लिए आपको वहाँ पे डाला गया। बट वो चीज़ एक अलग है कि जिसकी आदत बन जाती है क्राइम करने की, वो एक अलग डिफरेंट थिंग है। लेकिन जो मान लीजिए किसी व्यक्ति से अगर अनजाने में कोई गलती होती है, फर्स्ट टाइम जो गलती करता है, ज़्यादातर तो सबका यही होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि चलो इनको सज़ा दे दो। और क्योंकि सज़ा जब जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, हम एग्ज़ाम है या जो भी है टेस्ट वगैरह में हम 0 नंबर लेके आते हैं तो हमें पिटाई पड़ती है या हमें हाथ ऊपर करके खड़ा कर देती है, तो हमें पनिशमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि आगे से हम वो चीज़ ना करें, तो वो चीज़ हम नहीं करते हैं। जैसे कि एक मैं आपको लड़कियों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि 2 चुटिया करके जानी होती है और फोल्ड करके जानी होती है। वहाँ की पीटीआई वगैरह इस चीज़ पे बहुत ध्यान देती है। तो जो बच्चा 2 चुटिया करके नहीं जाता है तो उनको क्या मिलता है, दंड मिलता है ना, पनिशमेंट मिलती है, चाहे पूरे स्कूल का कूड़ा साफ करवाएं। बट जिस बच्चे के मन में ये है कि नहीं भाई मुझे फैशन दिखाना है, मैं 2 चुटिया नहीं करके जाऊँगी, तो उनकी तो बात ही अलग है ना। तो इसी टाइप से जो जिनका एक ये हो जाता है ना कि मुझे क्राइम करना है, क्राइम करना है, क्राइम करना है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन वो बच्चे जो चाहते तो है चुटिया करना, बट वो कई बार क्या होता है कि
घर से लेट हो रहे होते हैं तो वो फटाफट ऐसे ही निकल जाते हैं घर से, है ना? मतलब फटाफट चोटी कर ली, रिबन नहीं लगाया, भूल गए। तो उन लोगों के लिए वो पनिशमेंट होती है ताकि वो अगली बार से वो चीज़ याद रखें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा मैडम भी बोलती है खाना खाना तो नहीं भूले थे, ये कैसे भूल गए, वो कैसे भूल गए। बट हाँ, बच्चा है भूल जाता है ना? तो इसी टाइप से ये जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो अपराधी है उसको हम रोकें कि आगे से भविष्य में वो ऐसी गलती ना करे। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना में 3 चीज़ें आती हैं, 3 तत्व आते हैं। पहला पुलिस, दूसरा न्यायालय, तीसरा सुधार। तो देखिए पुलिस में क्या है, जैसे आपको ये लिखना है तो आपको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि पुलिस क्या है, न्यायालय क्या है और सुधार क्या है। तो पुलिस देखो इसके बारे में आप ये बता देना कि 1861 में पुलिस अधिनियम को लागू किया गया तथा इसकी नींव रखी गई। इनका उद्देश्य क्या है कि अपराधियों को नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना और अपराधियों का पता लगाना। पुलिस पुलिस अधिनियम और सीआरपीसी के अनुसार कार्य करती है। जैसे कि हमारी सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, तो ऐसे ही पुलिस जो है उनका भी एक अधिनियम है और एक सीआरपीसी है जिसके तहत वो काम करती है, जिसके अनुसार, ठीक है, वो अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती। उसके बाद यदि कोई भी अधिकारी सीआरपीसी और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो वह सजा का पात्र होगा। यदि मान लीजिए कि कोई भी रूल बुक है जैसे सीआरपीसी है या पुलिस अधिनियम है, किसी पुलिस वाले ने ही अपना वो रूल नहीं माना, है ना? तो उनके लिए क्या सज़ा होगी कि वो सज़ा के पात्र होंगे। उनको 3 महीने की सज़ा मिलती है जिसमें उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको सैलरी भी नहीं दी जाती। तो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन था। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली और बड़ा करके इसको लिख सकते हैं। पुलिस अधिकारी के बारे में जो-जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ आप सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है? सेकंड है न्यायालय। यह संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। हम सभी को पता है न्यायालय जो है हम सबके रक्षक के रूप में कार्य करता है और संविधान के भी, क्योंकि ये क्या करता है, मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करता है, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है और संविधान की रक्षा करता है कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं हम सब उसे फॉलो करें। भारत की सबसे शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। सबसे पहले कोई भी अपराध आएगा तो वो जिले में आता है, जिले में ही उसको निपटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो नहीं निपटता तो फिर वो उच्च न्यायालय में जाता है। और अगर देखो वैसे तो बहुत कम केसेस हैं कि उच्च न्यायालय में जो मामला है वो नहीं निपट पाता। ज़्यादातर तो देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई भी केस है तो 90% चांसेस होते हैं कि वो जिला न्यायालय ही निपटा देती है, बट 10% ऐसे होते हैं कि वो आगे जाते हैं। वो 10% कहाँ गए, उच्च न्यायालय में गए। अब उस 10 में से 2% मामले ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। यानी कि अगर आपने कोई केस किया और आपको वहाँ से जिला न्यायालय से ये बोल दिया कि उनको ये मतलब जो भी है आपको वहाँ से एक सटीक आंसर मिल गया, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। फिर अगर आप उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं हैं तो लास्ट में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ 90% लोगों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जिला न्यायालय में ही उनका जो है रफ़ा-दफ़ा केस वगैरह जो भी है सटीक उनको वहाँ पर अपना न्याय दिया जाता है। ठीक है? अब देखिए जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय वहाँ पर गाँव के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें हम मुंसिफ कहते हैं और जो शहर के मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें हम महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 12 के तहत करता है। उसके बाद सुधार देखो, सुधार में बेसिकली जेल आता है। जैसे जेल जो होता है ना वही, पहला पुलिस, दूसरा न्यायालय, तीसरा जेल। जेल में क्या होता है, जेल न्यायपालिका के द्वारा अपराधियों को दी गई सज़ा को पूरा करता है। जेल में न्यायाधीश निगरानी देते हैं, वे देखते हैं कि अपराधी सज़ा का पालन करता है या नहीं करता है। उसके बाद अपराधियों को जेल भेजने का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना और आगे कभी अपराध करने से रोकना। बस यही उनका वो होता है, मोटिव होता है, यही उद्देश्य होता है, यही ऑब्जेक्टिव होता है उनका कि अगर हम इसे जेल भेजेंगे ये अपनी फैमिली से दूर रहेगा। हो सकता है 2-3 साल में इनको मतलब ये रियलाइज़ हो कि इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो इसीलिए जेल भेजा जाता है। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि व्यवस्था और न्याय पर आधारित समाज बनाने के लिए एक कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक महत्वपूर्ण है।
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पुरानी हो गई है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। बट कई बार ना पेपर में सुधार भी पूछे जाते हैं कि आप कैसे चाहते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि सुधार की आवश्यकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा था, शायद 2017 के एग्ज़ाम में था या 18 के एग्ज़ाम में था। उसमें ये पूछा गया था कि जो आपराधिक ये जो होता है, इसमें क्या-क्या सुधार की ज़रूरत है आपराधिक व्यवस्था वाले में। तो आप कुछ आइडिया या जो भी आपके विचार है वो सुझाइए। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि आपको क्या-क्या चीज़ वहाँ पे फ़ॉल्ट लगती है और आप क्या-क्या अपना ओपिनियन वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।